नमस्कार दोस्तों। देखेंगे पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि फर्टिलाइजेशन हो गया था, निषेचन हो गया था और निषेचन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? जायगोट का। और उसी जायगोट से एम्ब्रियो का विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है। तो हमने जब पढ़ा था फर्टिलाइजेशन के बारे में तो वहाँ देखा था कि जो मेल गैमेट बना था वो दो मेल गैमेट होते हैं। एक तो एग सेल से फर्टिलाइज करता है जिससे जायगोट बनता है और उस जायगोट से एम्ब्रियो का विकास होता है। और सेकेंड जो मेल गैमेट था वो किससे फ्यूज कर रहा था? पोलर न्यूक्लियाई से, जिसे सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी कहा जाता था। तो उनसे वो फ्यूज करके क्या बना लेता था? इंडोस्पर्म, भ्रूणपोष जिसे कहते हैं। और ये भ्रूणपोष क्या करता है? भोजन, डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का कार्य करता है, भोजन देने का कार्य करता है। तो इस पूरी जो ये घटना होती है, जो ये इवेंट घट रहा है, इसको हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, निषेचन के बाद होने वाली घटना या निषेचन पश्चात घटना कहते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से तीन घटनाएं घटती हैं। पहला होता है भ्रूण एवं इसका विकास, एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट जिसे कहा जाता है। दूसरा होता है भ्रूण कोश का विकास, इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म। और तीसरा होता है बीज व फल का निर्माण, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। तो देखेंगे जो हमारा पहला पॉइंट, सबसे पहले हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे, भ्रूण एवं इसका विकास पढ़ेंगे। तो जो प्लांट होते हैं, प्लांट में दो प्रकार के प्लांट होते हैं। एक तो होता है किसके आधार पर? एम्ब्रियो के आधार पर, मोनोकॉटिलीडन, और दूसरा होता है डाइकॉटिलीडन। मोनोकॉटिलीडन को एक बीजपत्री पौधा कहा जाता है और डाइकॉटिलीडन प्लांट्स को द्विबीजपत्री पौधा कहा जाता है। अब ये जो सीड होते हैं इन पौधों में, उन पौधों के सीड में देखेंगे जो डाइकॉटिलीडन होता है उनके सीड में दो बीज पत्र होते हैं। कितने बीज पत्र होते हैं? दो बीज। जैसे ये ऊपर से सीड कोट है, ये क्या है? सीड कोट, जिसे हम हिंदी में बीज चोल कहते हैं। क्या कहता है? बीज चोल। इसी को हम सीड कोट कहते हैं। जब सीड कोट को हटाते हैं तो इसमें दो प्रकार की संरचनाएं ऐसे कार्टिलीडन बन के दिखाए, दो दालें अलग हो, दो कार्टिलीडन अलग हो जाता है। जैसे आपने चने में, मटर में, अरहर में देखा होगा। तो ये दो बीजपत्र बन जाते हैं, इसी को बीजपत्र कहा था, कार्टिलीडन इंग्लिश में कहते हैं। तो ये जब दो हो जाते हैं तो इस प्रकार के हम सीड को डाइकॉटिलीडनस सीड कहते हैं। फिर इस प्रकार का जो पौधा होगा उसे डाइकॉटिलीडन प्लांट कहेंगे। और जो मोनोकॉटिलीडन होते हैं उनमें ये दो नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ एक होता है। जैसे आपका गेहूं का हो गया, धान का हो गया, तो इन सब में दो नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्टिलीडन होता है। तो इस प्रकार के प्लांट को हम क्या कहते हैं? डाइकॉटिलीडन नहीं, मोनोकॉटिलीडन प्लांट कहते हैं, एक बीजपत्री पौधा कहते हैं। तो अब ये जो एक बीजपत्री और दो बीजपत्री प्लांट्स हैं, इसमें एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होगा तो भी दो प्रकार से होगा, सेम तो होगा नहीं, क्योंकि क्या है? अलग अलग है। तो जब अलग अलग है तो अलग अलग से इसका डेवलपमेंट भी होगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉटिलीडनस एम्ब्रियो, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। क्या पढ़ेंगे? द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। तो आपको समझ में आ गया कि द्विबीजपत्री किससे कहते हैं? जिसमें दो कॉटिलीडन पाए जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? द्विबीजपत्री कहेंगे, डाइकॉटिलीडन कहेंगे। तो देख लेते हैं हम डाइकॉटिलीडन भ्रूण का विकास कैसे होता है। देखिए पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री जिसमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं, उनमें भ्रूण का विकास कैसे होता है? द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, भ्रूण का विकास बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो ये द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, डाइकॉटिलीडनस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो देखेंगे जब जायगोट बन गया होता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद, युग्मनज जिसे हिंदी में कहते हैं, ये जब युग्मनज बन जाता है
तो ये क्या करते हैं, अपने साइज को बढ़ाते हैं, अपने आकार को बढ़ाते हैं। जब इनका आकार बढ़ जाएगा तो ये अपने चारों ओर सेलुलोज की लेयर बना लेते हैं, सेलुलोज की एक वाल बना लेते हैं। और फिर जब वाल बन जाएगा तो इनमें डिवीजन होता है, ट्रांसफर डिवीजन करते हैं। कौन सा डिवीजन, ट्रांसवर्स डिवीजन करते हैं और दो सेल का फॉर्मेशन करेंगे। एक सेल से कितनी सेल बन जाएगी, दो सेल बन जाएगी और उन दोनों सेल का नाम होगा बेसल सेल और टर्मिनल सेल। बेसल सेल को हम आधार कोशिका कहते हैं, ये माइक्रोपाइल की ओर, बीजांड द्वार की ओर होती हैं। और जो टर्मिनल सेल होगा जिसे अंतस्थ कोशिका कहते हैं, ये चलाजा की ओर होती है। ये किस तरफ होती है, चलाजा की ओर, निभाग की ओर होती है। अब बेसल सेल को ही हम सस्पेंसर सेल कहते हैं, निलंबक कोशिका कहा जाता है। और जो टर्मिनल सेल होगी इस सेल को हम एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं, भ्रूणीय कोशिका कहते हैं। तो इस प्रकार से अभी जायगोट से कुल कितनी सेल बनी है, दो सेल बनी है, एक सस्पेंसर और एक एम्ब्रियोनल। एम्ब्रियोनल सेल को भ्रूणीय कोशिका और सस्पेंसर सेल को निलंबक कोशिका हम कहते हैं। अब देखेंगे जो सस्पेंसर सेल है ये ट्रांसफर डिवीजन के द्वारा, ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा, अनुदैर्ध्य विभाजन के द्वारा दो सेल बनाती है। कितनी सेल बनाती है, दो सेल बनाएगी। और एम्ब्रियोनल सेल भी वर्टिकल डिवीजन के द्वारा, किस डिवीजन के द्वारा, वर्टिकल डिवीजन के द्वारा कितनी सेल बनाती है, दो सेल ये भी बना लेती है। तो दो सेल ये बनाएगी, दो सेल ये बनाएगी, कुल मिला के कितनी सेल बन जाएगी, चार सेल। कितनी सेल, चार सेल का फॉर्मेशन करती हैं। और वो चार सेल कैसी हो जाती है, टी शेप्ड हो जाती है, टी के आकार का हो जाती है, टी के आकार का हो जाती है। और उस जब ये टी के आकार का होती है तो उस समय जो एम्ब्रियो होता है उस एम्ब्रियो को हम यंग एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं, यंग एम्ब्रियो कहते हैं, बाल भ्रूण कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, बाल भ्रूण कहते हैं, यंग एम्ब्रियो कहते हैं। और अब देखेंगे जो ये यंग एम्ब्रियो है इसमें चार सेल, दो सस्पेंसर सेल, दो एम्ब्रियोनल सेल। तो अब जो ये यंग एम्ब्रियो में सस्पेंसर सेल है वो पुनः ट्रांसफर डिवीजन करेगी, पुनः ट्रांसफर डिवीजन करेगी और कितनी, 6 से 10 सेल बना लेगी। कितनी सेल बनाएगी, 6 से 10 सेल का फॉर्मेशन, यानी 6 से 10 कोशिका बन जाएगी। जिनमें से जो सबसे ऊपर, जो 6 से 10 सेल बनी है उनमें से जो सबसे ऊपर की तरफ होगी उसको हम हास्टोरियल सेल कहते हैं, जिसे हिंदी में चूषण कोशिका कहते हैं। देखिए नाम से स्पष्ट है, चूषण कोशिका का मतलब ये चूसने का कार्य करेगी, सक करने का कार्य करेगी या अवशोषित करने का कार्य करेगी। किस चीज को, न्यूट्रिशन को। और वो न्यूट्रिशन किसको देगा, एम्ब्रियो को देकर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। और जो सबसे नीचे की तरफ होती है, लोअर साइड की ओर होती है, उसे हम हाइपोफाइसिस कहते हैं, आधा स्फीतिका कहते हैं। और इस आधा स्फीतिका से रेडिकिल का अपेक्स पार्ट बनता है। यानी रेडिकिल का मतलब मूलांकुर, जिसे जड़ का विकास होता है। रेडिकिल से किसका विकास होता है, रूट का, जड़ का विकास होता है। लेकिन पूरा कंप्लीट जड़ नहीं बनाती है, ये सिर्फ और सिर्फ रेडिकिल का शीर्ष पार्ट बनाती है, सबसे ऊपरी हिस्सा बनाती है। समझ या हाइपोफाइसिस से क्या बनेगा, रेडिकिल बनेगा, लेकिन रेडिकिल का सबसे एपेक्स पार्ट बनेगा। अब देखेंगे इसी जो सस्पेंसर सेल डिवीजन हो रही होती हैं उसी समय एम्ब्रियोनल सेल भी डिवीजन करती हैं। देखेंगे दो सेल एम्ब्रियोनल सेल थी, जब यहाँ टी शेप्ड यंग एम्ब्रियो में ये पुनः डिवीजन करेगी, ट्रांसफर डिवीजन करेगी, कितनी सेल बन जाएगी, चार सेल। चार सेल की एम्ब्रियो हो गया। अब वो चार सेल पुनः डिवीजन करेगा, अगेन डिवीजन करेगा, चार से कितनी सेल बन जाएगी, 8 सेल, जिसे हम ऑक्टेंट स्टेज एम्ब्रियो कहते हैं। ऑक्टेंट स्टेज एम्ब्रियो कहते हैं, यानी 8 अवस्था का भ्रूण, 8 अवस्था का भ्रूण, 8 सेल अवस्था का भ्रूण कहा जाएगा। अब जो ये 8 सेल की एम्ब्रियो होती है उनमें से 4 सेल क्या कर रहे हैं, कहलाएगी हाइपोबेसल सेल।
4 सेल को हम हाइपोबेसल सेल कहेंगे, जिससे हिंदी में अधराधर कोशिका कहते हैं। और इस हाइपोबेसल सेल से रेडिकिल और हाइपोकॉटिल मूलांकुर और अधोबीज पत्र का विकास होता है। देखेंगे मूलांकुर मीन्स मूल, मूल का मतलब जड़, जड़ का विकास होगा, रूट का विकास होगा, और अधोबीज पत्र का विकास होगा किससे? हाइपोबेसल सेल से। और जो ये 4 सेल होती है, 8 सेल थी, 4 तो क्या बनाई? हाइपोबेसल, और 4 सेल एपीबेसल बनाती है। क्या बनाती है? एपीबेसल बनाती है, जिसे अध्याधर कोशिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हिंदी में? अध्याधर कोशिका कहते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, अध्याधर कोशिका कहते हैं। और इस अध्याधर कोशिका से प्लूमूल और कार्टिलीडन का विकास होता है। प्लूमूल को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रांकुर, और कार्टिलीडन को हिंदी में क्या कहा जाता है? बीजपत्र। प्रांकुर का मतलब जिससे क्या बनेगी? सूट का विकास होगा, यानी स्टेम और पत्ती का विकास होगा। किसका विकास होगा? स्टेम और पत्ती का विकास होगा। किससे? प्रांकुर से। और बीजपत्र का विकास होता है इस एपीबेसल सेल से, प्लूमूल और कार्टिलीडन का विकास होता है। तो इतना चीज समझ में आ गया। अब देखेंगे जो ये ऑक्टेंट स्टेज था, ऑक्टेंट स्टेज था, तो जो ऑक्टेंट स्टेज की बाहरी कोशिका होती है वो पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा, यहाँ पर लिख सकते हैं कौन सा डिवीजन होता है? पेरिक्लाइनल डिवीजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन, जिसे परितः विभाजन कहते हैं हिंदी में। परितः विभाजन मीन्स, परितः मीन्स चारों ओर, अपने चारों ओर विभाजन करेगी और एक अस्तर बना लेती है कोशिका का, जिससे बाह्य त्वचीय कोशिका कहते हैं। बाह्य त्वचीय कोशिका का अस्तर बनाती है, जिसे इंग्लिश में एपिडर्मल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मल सेल। जब ये एपिडर्मल सेल का एक लेयर बन जाएगा तो ये फिर भी डिवीजन करेगी। ये क्या करेगी? पुनः डिवीजन करेगी और 3 लेयर बनाती है। जो सबसे बाहर की ओर होती है उसे हम डर्मेटोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डर्मेटोजन, त्वचाजन हिंदी में कहा जाता है। और उसके अंदर जो लेयर होगी उसे प्लीरोम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लीरोम कहते हैं, जिसे रंभजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में रंभजन कहते हैं। उसके बाद अगला आपका पेरिबिलम है। क्या है? जो सबसे अंदर की ओर होती है उसे हम पेरिबिलम कहते हैं, वल्कुट जन कहते हैं। अब देखेंगे जो प्लीरोम है इससे किसका विकास होता है? स्टील का, जिसे हिंदी में रंभ कहा जाता है। और पेरिबिलम से किसका विकास होगा? कॉर्टेक्स का विकास होगा। किसका विकास होगा? कॉर्टेक्स का विकास होगा। अर्थात इससे क्या बनेगा? स्टील। क्या बनेगा? स्टील, जिसे हम रंभ कहते हैं। और इससे क्या बनेगा? कॉर्टेक्स, जिसे हम वल्कुट कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्कुट कहते हैं। और ये दोनों बाद में फिर वैस्कुलर बंडल बनाएंगे। क्या बनाएंगी? वैस्कुलर बंडल का, यानी संवहन बंडल का फॉर्मेशन करती हैं। संवहन बंडल बनाएंगी, जिससे क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम का विकास होता है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि किससे किस चीज का विकास होता है। समझ आ गया? ये तो था एक रेखीय निरूपण। क्या था? रेखीय निरूपण, अर्थात शब्दों के माध्यम से कौन सा सेल क्या क्या बनाती है। ये एक रेखीय चित्रण हो गया। अब हम देख लेंगे इसका क्या होगा? चित्रीय निरूपण, यानी चित्र के माध्यम से देख लेंगे कि कैसे इसका विकास होता है। जब ये पूर्ण रूप से डेवलप हो जाएंगी तो फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कि इसका रेखीय चित्रीय निरूपण क्या होगा। चलिए देखिए, ये हमारा क्या है? एक चित्रीय निरूपण है, चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। देखिए ये जायगोट था। क्या है? जायगोट है। और इस जायगोट में जब डिवीजन होता है, 2 सेल बनती है, तो एक को बेसल सेल कहा जाता था और एक को टर्मिनल सेल। तो बेसल सेल को ही हम सस्पेंसर सेल कहते हैं, और जो टर्मिनल सेल होता है उसी को ईपी बेसल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ईपी बेसल, अर्थात इम्ब्रियोनल सेल। इसी को हम क्या कहते हैं? इम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। सस्पेंसर सेल को ही क्या कहा जाता है? ईपी बेसल सेल को ही हम क्या कहते हैं? इम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। इसी को हम इम्ब्रियोनल सेल कहते हैं।
ठीक, तो ये जो एम्ब्रियोनल सेल होती है फिर ये पुनः डिवीजन करती हैं। सस्पेंसर सेल पुनः डिवीजन करेगी, ट्रांसफर डिवीजन, और ये जो एम्ब्रियोनल सेल होगी ये फिर वर्टिकल डिवीजन करके, देखो वर्टिकल डिवीजन ऐसे ऐसे वर्टिकल डिवीजन कर लिया और ये ट्रांसफर डिवीजन ऐसे कर लिए। तो देखो ये टी शेप, एक टी के आकार का, ये अगर टी ऐसे घुमा दिया जाए तो ये टी शेप्ड स्ट्रक्चर एक बना लेती है। इसी को हम यंग एम्ब्रियो कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? यंग एम्ब्रियो कहते हैं। अब जब देखेंगे, आपको बताया गया था जो सस्पेंसर सेल होती है ये कितना 6 से 10 सेल, देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरी संरचना होती है इसको हम सस्पेंसर सेल कहते हैं। ये कितनी सेल बना लेती है? 6 से 10 सेल का निर्माण करती है। और जो सबसे ऊपरी सेल होती है इसी को हम हास्टोरियल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? हास्टोरियल सेल, चूषण कोश का। और जो सबसे निचली कोशिका होती है उसे हाइपोफाइसिस सेल कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस सेल कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? हास्टोरियल सेल कहते हैं। तो ये संरचना, और इसके नीचे ये जो एम्ब्रियोनल सेल होती है ये इसके नीचे क्या बना लेती है? 8 सेल एम्ब्रियो बनाती है। ऑक्टेट स्टेज बन गया है। क्या बन गया? ऑक्टेट स्टेज बन गया है। यहाँ तक आपने पढ़ा था कि ये ऑक्टेट स्टेज का फॉर्मेशन कर लेती हैं। अब देखेंगे जो ये हाइपोफाइसिस है ये ऐसे 6 से 10 सेल बनाती है। अब ये ऑक्टेट स्टेज से हमने आपको बताया था कि क्या बनाती है? आपको 4 सेल बताया था, और वो 4 सेल में क्या बनाती है? एक तो बनाती है आपकी एपीबेसल, एक बनाती है हाइपोबेसल, और दूसरी क्या बनाती है? इपीबेसल। 4 सेल हाइपोबेसल और 4 सेल इपीबेसल। लेकिन उसके बाद हमने बताया था कि जो बाहर की कोशिका होती है वो देखिए बाहर वाली कोशिका पुनः डिवीजन करके 3 लेयर बनाती थी। ऑक्टेट स्टेज में बताया था हमने कि 3 लेयर बनाती है। एक तो क्या होता है सबसे बाहर की ओर? डर्मेटोजन। जो सबसे बाहर की ओर होती है उसे क्या बनाती है? डर्मेटोजन का निर्माण करती है। और जो इसके अंदर होती हैं वो क्या बनाती हैं? प्लीरोम। क्या बनाती हैं? प्लीरोम बनाती हैं। जैसे क्या कहते हैं? ये इसके अंदर पेरीबेलम बनाएगी। क्या बनाएगी? पेरीबेलम बनाती है। और जो सबसे अंदर की तरफ होती है वो प्लीरोम बनाती है। क्या बनाती है? प्लीरोम का निर्माण करती है। जो हमारा डर्मेटोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? वो इससे डर्मेटोजन और पेरीबेलम और प्लीरोम। देखिए पेरीबेलम से स्टील का फॉर्मेशन होता है और प्लीरोम से कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये 3 अस्तर बना लेती है। उसके बाद ये जो पुनः कॉटिलीडन इसका डेवलप होके हृदय के आकार की पूरी संरचना बन जाती है। कैसे? हृदय लाइक स्ट्रक्चर, कार्डियक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये जो कॉटिलीडन होता है वो डेवलप करके 2 कॉटिलीडन स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। और देखेंगे आपको बताया गया था ये किसका? स्टेम ट्यूब। ये देखिए स्टेम ट्यूब दिखाया जा रहा है। तो यहाँ से स्टेम का विकास होगा। सूट यानी प्लूरूम बनता है, इससे प्लूरूम बनेगा और प्लूरूम से स्टेम और लीफ का विकास होता है। रूट टिप यहाँ दिखाया जा रहा है। रूट टिप से किसका विकास होगा? रूट का फॉर्मेशन होगा, जड़ का फॉर्मेशन होगा। और ये आपको दिखाया जा रहा है हाइपोफाइसिस और हास्टोरियल सेल, जिसे हम सस्पेंसर सेल कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है? ये रेखीय निरूपण आपको पहले बता दिया गया था। ये एक चित्रीय निरूपण है। ये किस प्रकार से डाइकोटिलीडन एम्ब्रियो का विकास होता है। तो हमने इस पार्ट में पढ़ लिया है कि डाइकोटिलीडन एम्ब्रियो का विकास किस प्रकार से होगा। एक बार पुनः समझ लेते हैं। जायगोट क्या करेगा? अपने आकार में वृद्धि करेगा, साइज को बढ़ाएगा और फिर 2 डिवीजन करेगा, ट्रांसफर डिवीजन करेगा और 2 सेल का फॉर्मेशन करता है, यानी ट्रांसफर्स डिवीजन करेगा। 2 सेल बनाता है, एक सस्पेंसर सेल जिसे हम बेसल सेल भी कहते हैं और एक टर्मिनल सेल जिसे हम एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। सस्पेंसर सेल से क्या बनेगा? 2 सेल बनाएगी, पुनः डिवीजन करके क्या करेंगी? अगेन डिवीजन करेंगी, 2 सेल बनाएंगी। और एम्ब्रियोनल सेल भी 2 सेल बनाती है जिसे टी शेप्ड यंग एम्ब्रियो कहते हैं। टी के समान दिखाई पड़ती है इसीलिए टी शेप्ड यंग एम्ब्रियो, बाल भ्रूण कहा जाता है। और पुनः ये जो सस्पेंसर सेल 2 सेल है ये 6 से 10 सेल बनाती हैं जिससे हम सस्पेंसर सेल। और जो सबसे ऊपर की ओर होगी सेल उसे हम हास्टोरियल सेल, सबसे जो नीचे की ओर होगी उसे हाइपोफाइसिस सेल कहते हैं। इस पूरी संरचना को हम क्या कहते हैं? सस्पेंसर सेल कहा जाता है। और एम्ब्रियोनल सेल से
ये ऑक्टेंट क्या बनाएगी, 2 से 4, 4 से 8 सेल का निर्माण करती है, और 8 सेल से फिर 4 सेल आपका हाइपोबेसल हो जाएगा और 4 सेल एपीबेसल हो जाएगा। ये बताया गया। अब यहाँ से देखो, ये बाहर की तरफ जो सेल होती है वो पुनः डिवीजन करके 3 लेयर बनाती है, एक डर्मेटोजन का और दूसरा पेरीबेलम का और तीसरा प्लेरोम का बनाती है। इनसे किसका विकास होता है, वैस्कुलर बंडल का विकास होता है, संवहन ऊतक का विकास होता है। अब जो देखेंगे इसके बाद जो ये संरचना पूरी होती है, ये पूरा एक और डेवलप करके एक हृदय के आकार की संरचना बना लेती है। और कार्टिलीडन, ये देखो दोनों कार्टिलीडन दिखाया गया है, 2 कार्टिलीडन ये विकसित हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं, जिसे हम बीजपत्र कहते हैं। और इस कार्टिलीडन के मध्य पार्ट से किसका विकास होता है, स्टेम का विकास होता है, तना और पत्ती का विकास होता है। और इसका ये जो यहाँ से देखेंगे रूट टिप, जिससे रेडिकल का विकास होता है। इस प्रकार से डेवलपमेंट एम्ब्रियो का हो जाता है, डाइकोटिलीडन एम्ब्रियो का विकास हो जाता है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मोनोकॉटिलीडन एम्ब्रियो का विकास किस प्रकार से होता है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।